हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप लोग का मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर के आ गए हैं केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री का एक भी क्लास नहीं चला था, तो आज हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका नाम है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और ये जो एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए इसको एकदम वन शॉट में ख़त्म करेंगे। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, दोबारा आपको इस चैप्टर का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रसायन शास्त्र कि रसायन शास्त्र क्या है। तो रसायन शास्त्र से समझेंगे हम लोग। हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे रसायन शास्त्र का परिभाषा। तो आज का जो वीडियो है इसको वन शॉट में ख़त्म करना है। तो वन शॉट में ख़त्म करना है तो इसको शुरू से एकदम लास्ट तक देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो जब नहीं समझ में आने लगा तो उसी वक्त आप स्किप कर दीजिएगा वीडियो को, अगर नहीं समझ में आया तो। लेकिन अगर आपको समझना है तो शुरू से लेके लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रसायन शास्त्र की परिभाषा। तो रसायन शास्त्र की परिभाषा क्या कहता है ये देखते हैं। तो रसायन शास्त्र कहते किसको है? रसायन शास्त्र यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इसको कहते हैं। और जो केमिस्ट्री है, मिस्र के कमिया शब्द से उत्पत्ति हुआ है। कमिया जो कीमिया होता है, ये जो है काला रंग को कहा जाता है। काला रंग को कीमिया कहा जाता है, इसी से रसायन शास्त्र का नाम उत्पन्न हुआ। तो रसायन शास्त्र के परिभाषा समझेंगे। रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री कहते किसको है? तो इसका परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण एवं संरचनाओं के गुणों के बारे में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों एवं संरचना में होने वाले परिवर्तन, जो विज्ञान को क्या चाहिए? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों में, जो पदार्थ है उसका जो गुण है उसमें जो होने वाले परिवर्तन है उसके बारे में अध्ययन करना ही रसायन शास्त्र कहलाता है। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार देखते हैं। इसका परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों एवं संरचना में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को रसायन शास्त्र कहते हैं। तो रसायन शास्त्र का परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। तो रसायन शास्त्र का परिभाषा समझ गए, तो अब हम लोग समझते हैं कि रसायन शास्त्र के जनक कौन है। तो रसायन शास्त्र के जनक लेबोजियर को कहा जाता है। रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लेबोजियर इनका जनक है। जैसे इसको पिता भी कहा जाता है, तो रसायन शास्त्र के पिता कौन है? लेबोजियर। रसायन शास्त्र का परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। ये सब एग्जाम में आता नहीं है, बस ये सब बेसिक है, इतना ही समझेंगे। तो रसायन शास्त्र के बारे में हम लोग समझ गए, और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ वो भी बता दिए कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र के कमिया शब्द से हुआ। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र एक जगह है, वहाँ के कमिया शब्द से हुआ है इसका उत्पत्ति। तो रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लेबोजियर। और रसायन शास्त्र की परिभाषा क्या है ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर जाने से पहले जो एक्सरसाइज है, आज एक्सरसाइज फर्स्ट, लेसन फर्स्ट, क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, एग्जाम में इसे अधिकतर कम से कम तो 7 से 9 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 7 से 9 नंबर का क्वेश्चन जब बन जा सकता है आपका एक वीडियो देखने से, तो इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो अब हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कहते किसको है। तो अब चलते हैं चैप्टर की ओर। चलने से पहले हम आपको बताते हैं कि आपको सबसे पहले रसायन शास्त्र का कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि आपको 1 से लेके 30 तक तत्व का नाम याद होना चाहिए। जैसे होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तत्व के नाम
और तत्व के संकेत का नाम कि तत्व को किससे सूचित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक तत्व है, तो इसका संकेत जो होता है, संकेत, इसका संकेत होता है H। तो तत्व तत्व किसको कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, इसका संकेत है H। और इसका परमाणु संख्या, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। ऐसे ही हीलियम, तो हीलियम का जो संकेत होता है He होता है, इसका परमाणु संख्या 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ऐसे ही आपको 30 तक याद रखना। ये सब बेसिक नॉलेज है, अगर ये सब आपको बढ़िया से याद है तो जैसे इसी चैप्टर में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना रहता है तो वो सब में काम आएगा। जैसे आ जाएगा H2SO4, ये सब H2SO4 को हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक नाम इसका क्या, तो इसका नाम हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सब जो बेसिक चीज़ है आप लोग को पहले से पढ़ लेना होगा। बेसिक आपका अगर न्यू जैसे देखिए कोई घर बनता है तो उसका नींव अगर मजबूत है तो पूरा बिल्डिंग मजबूत रहता है। अगर आप एक घर बनाए, 3 तल्ला एक आप घर बनाए, नीचे जो आप सब फर्स्ट फ्लोर बनाए हैं नीचे वाला, तो उसमें आप सीमेंट थोड़ा कमजोर लगा दिए, लो क्वालिटी का लगा दिए, और ऊपर वाले में बहुत अच्छा क्वालिटी का लगाए हैं, तो उसका नींव कमजोर है तो आने वाले समय में जल्दी ही ढह जाएगा। तो हम लोग नींव को मजबूत करेंगे। सबसे पहले बेसिक जरूरी है, आगे कंपटीशन में भी जरूरी है और चैप्टर में भी जरूरी है। अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो बेसिक पहले मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। 11 12 अगर आप साइंस से लेते हैं तो अभी जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वही पढ़ना होता है वहाँ। जैसे ठोस अवस्था वहाँ एक चैप्टर है, यहाँ एक टॉपिक है, यहाँ टॉपिक शॉर्ट मेथड से पढ़ाते हैं, वहाँ एक चैप्टर बना दिया गया है। P ब्लॉक, S ब्लॉक जो होता है, तो वहाँ एक, यहाँ जो क्लास 10 में एक टॉपिक में पढ़ लेंगे, और वहाँ जो P ब्लॉक का अलग चैप्टर है, D ब्लॉक अलग, F ब्लॉक अलग, ऐसे होता है। तो समझ गए होंगे कि आपको बेसिक पर काम करना होगा। बेसिक समझ जाइए आप लोग कि सबसे पहले परमाणु संख्या, तत्व का परमाणु संख्या, परमाणु भार, ये सब याद रखिएगा, आगे काम देगा। और फिर रासायनिक नाम याद रखिएगा, H2SO4 को हिंदी में क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐसे ही सब चीज़ याद रखिएगा। तो अब हम लोग सब चैप्टर की ओर चलते हैं कि चैप्टर क्या कह रहा है। हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे 7 से 9 नंबर का हमेशा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण है, तो रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसका इंग्लिश ये होता है। तो इसका परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया का, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषा लिखने के लिए आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे परिभाषा एकदम अच्छा से। तो इसका परिभाषा है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, और उस नए पदार्थ का गुण, जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण, जो पहले दो या दो से अधिक पदार्थ में मिला उसका गुण से बिल्कुल अलग होता है। तो इसका परिभाषा ये है, तो उस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है या अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये अभिक्रिया कैसे करता है। तो देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके ये जो दोनों अभिक्रिया किया है, दोनों आपस में मिला, जुट गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया किया, और ये जो दोनों अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर। हाँ, तो हम समझ रहे थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके H2O यानी जल बना रहा है, जल। तो इसको सूत्रों द्वारा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ नाम होता है हाइड्रोजन, H2 को हाइड्रोजन कहते हैं, इसका सूत्र है ये हाइड्रोजन, और यह है ऑक्सीजन, O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण किया, अभिक्रिया करके जल का निर्माण किया। तो रासायनिक अभिक्रिया इसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं, क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ देखिए दो है, दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ नया पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जो जल बना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। तो दोनों गैस गैस मिल करके लिक्विड यानी जल बना दिया है। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा समझ गए। अब हम लोग आगे समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का दो प्रकार है, एक है अभिकारक और एक है प्रतिफल। अभिकारक या प्रतिफल। तो अभिकारक जो है, इसका परिभाषा रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें जो भाग लेगा, अभिक्रिया में जो भाग लेगा वह अभिकारक कहलाएगा। और जो अभिक्रिया से बनता है, अभिक्रिया में जो भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। और जो अभिक्रिया के फल स्वरूप जो अभिक्रिया किया उससे जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। तो इसका परिभाषा समझेंगे, परिभाषा, क्योंकि एग्जाम में हम लोग के भाषा में तो नहीं परिभाषा पूछा, परिभाषा याद रखिएगा। अभिकारक किसको कहते हैं? तो अभिकारक का परिभाषा लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो भाग लेगा वो अभिकारक कहलाएगा, और जो भाग लेकर के नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ, उसको प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। तो इसको आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल। तो प्रतिफल और अभिकारक समझेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल बनाता है। तो जल का सूत्र क्या होता है? कमेंट में बताएगा जल का सूत्र क्या होता है। तो जल का सूत्र H2O होता है। तो यहाँ H2O। हालांकि ये संतुलित नहीं बता, अगर आप लोग को लग रहा होगा, प्रश्न उठ रहा हो कि संतुलित है कि नहीं, तो ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलन करना पड़ता है। तो संतुलन भी इसको कर ही देते हैं। जैसे देखिए संतुलन कैसे होता है, हाइड्रोजन यहाँ दूगो है, यहाँ भी दूगो है, यहाँ तक तो सही है। ऑक्सीजन यहाँ का एक गो, यहाँ का है दूगो, तो गड़बड़ है कि नहीं? गड़बड़ है। तो इसको संतुलन करेंगे। तो संतुलन कैसे होगा? तो हाइड्रोजन में दो अगर हाइड्रोजन को यहाँ लगाएंगे तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 गो, हाइड्रोजन हो जाएगा 4 गो, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 गो, और यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, तो ये 2 गो है जब 4 गो हो जा रहा है। तो संतुलन अभी नहीं हुआ पूरा। संतुलन पूरा करेंगे। ये जो हाइड्रोजन 2 गो है जा, तो इधर 2 गो की जगह कै गो होना चाहिए था? 4 गो, तभी ना दोनों जने बराबर रहेगा। और दोनों जने बराबर रहेगा तभी उसको संतुलन माना जाता है। तो संतुलन इसको करने के लिए यहाँ हम 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन 2 से गुना कर देंगे तो 4 ही ना होगा। तो हाइड्रोजन कै गो हो गया?
हाइड्रोजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2। तो इधर भी हाइड्रोजन 4 हुआ और इधर भी ऑक्सीजन 2 हुआ। ये जो बना नया पदार्थ तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कै हुआ? तो हाइड्रोजन देखिए 4 हुआ है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन पहले 2 मौजूद था और यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई किए या यहाँ लगा तो 4 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ है तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ऑक्सीजन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 4 संतुलित है संतुलित। तो संतुलित करने के लिए हम लोग सीख गए, परिभाषा समझते हैं कि क्या कहा। तो ये जो दोनों अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया कर रहा है, ये जो अभिक्रिया दोनों जो मिल रहा है, जो दोनों आपस में मिल रहा है, इससे एक नया पदार्थ बन रहा है H2O यानी जल। जल जो बन रहा है प्रतिफल कहलाएगा। ये जो तीर है ना बाबू, तीर के जो बाईं ओर रहेगा उसको प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे और जो तीर के दाईं ओर रहेगा उसको क्या कहेंगे? अभिकारक। तो अभिकारक और प्रतिफल हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभिकारक और प्रतिफल हमको लगता है कि अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आप लोग को समझाते हैं कि रासायनिक हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं यह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होता है। तो पहला है रंग में परिवर्तन। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वह रंग में भी परिवर्तन होता है, गैस में भी परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है और फिर ताप में भी परिवर्तन होता है। और 5वां है अवक्षेप पदार्थ का निर्माण, यानी अवक्षेप में भी परिवर्तन होता है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि कौन कैसा। तो पहला रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन क्या होता है? तो रंग में परिवर्तन का एक उदाहरण है KMnO4। KMnO4 को हम लोग कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है KMnO4। तो यह जो होता है इसका गुण है बैंगनी रंग। ये जो होता है बैंगनी रंग का होता है। तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है तो इसका सूत्र याद रखिएगा KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। तो ये जो बैंगनी रंग इसका कलर होता है बैंगनी रंग। तो कह रहा है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन कैसे होगा? तो जो बैंगनी रंग के विलयन होगा, विलयन क्योंकि रंग है तो ये होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। जैसे यहाँ है इसमें डाल दिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। तो इसमें अगर हम नींबू का रस डालते हैं, अगर इसमें हम नींबू को डालें, इसमें KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें अगर नींबू को डालते हैं तो इसमें जो बैंगनी रंग इसका कलर कैसा था? बैंगनी। इसका जो कलर था बैंगनी, जो नींबू को डालने पर इसका जो बैंगनी कलर है जो गायब हो जाता है। बैंगनी कलर गायब हो जाता है, यानी रंग में तो परिवर्तन हो रहा क्योंकि बैंगनी कलर का था और इसमें अगर नींबू का रंग डाल दिए तो इसका कलर चेंज हो गया। तो इसी को रंग में परिवर्तन कहते हैं। तो समझ गया कि रंग में परिवर्तन किसे कहते हैं। आगे कह रहा गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति किसे कहते हैं समझेंगे। गैस हाँ, तो गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन हम लोग समझ गए। आप समझेंगे गैस की उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति यानी गैस में जो परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की भी उत्पत्ति होती है। गैस की उत्पत्ति होती है जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें भी। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ जेडेन इसका नाम है रासायनिक जिंक। इसीलिए हम बोले थे कि 1 से लेके 30 तक
आपको तत्व का नाम याद होना चाहिए, बहुत काम देगा। अगर आपको तत्व का नाम याद है तो बहुत ही काम देगा, और आगे भी कंपटीशन में भी ये सब बेसिक में आ जाता है। तो एग्जाम्पल इसका जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये दोनों अभिक्रिया करके बना रहा है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये समझ जाइए कि ये जिंक और HCl मिल करके, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है? तो हमारे अमाशय में होता है, पेट के अमाशय में, जो कि खाना को पचाने में मदद करता है। तो HCl समझ गए हम कि ये दोनों जो अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? अभिक्रिया करके ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड तो बना ही रहा है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बना रहा। तो गैस में तो उत्पत्ति हो ही गया, इसमें गैस नहीं था कहीं, लेकिन गैस का उत्पत्ति कर दिया। गैस का यहाँ अगर आपको एग्जाम में यहाँ पूछेगा कि गैस की उत्पत्ति, तो यहाँ अगर एग्जाम्पल से आप लोग नीचे उदाहरण में लिखिएगा तो इसको तीर के ऊपर कर दीजिएगा। यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ लिख दें। तीर के ऊपर का मतलब गैस की उत्पत्ति, क्योंकि गैस यानी वाष्प होता है तो वो ऊपर ही जाता है, ऊपर उड़ता है, इसलिए इसको तीर ऐसा लिखा जाता है। तो गैस की उत्पत्ति हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं अवस्था में परिवर्तन। हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन तो इतना इजी है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अवस्था परिवर्तन आप इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, घरेलू एग्जाम्पल। जब कोई बालक पैदा लेता है तो उसका आकार कितना होता है? छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा। जैसे हम भी धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं और आप भी। तो अवस्था में तो परिवर्तन हो ही रहा। शुरू में 2.5 किलो के थे आप, लेकिन द्रव्यमान आपका बढ़ गया, वजन बढ़ गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा, आकार में भी परिवर्तन हो रहा। तो अवस्था में परिवर्तन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अवस्था में परिवर्तन ऐसे होता है, अगर देखिए एक मोमबत्ती जैसे हम लोग ले लिए, एग्जाम्पल समझिए, एक मोमबत्ती ले लिए, तो ये तो ठोस है, मान लीजिए मार्कर है, लेकिन इसको मोमबत्ती आप समझिए। तो ये जो मोमबत्ती है तो ये ठोस अवस्था में दुकान में मिलता है, तो ये ठोस अवस्था में रहता है। और इसको आप दिवाली में या ऐसे ही भी कुछ काम से अगर लाते हैं तो इसको, इसमें ऊपर रहता है एक जलाने वाला फीता, तो उसको अगर जलाते हैं आप तो ये इसमें पिघल पिघल के नीचे आता है, टगर टगर के। तो लिक्विड फॉर्म में भी ये बदल रहा। ये ठोस था शुरू में, लेकिन जब आप दुकान से लाए तो ये ठोस था, और आप अगर इसको जला दिए तो ये द्रव में यानी लिक्विड फॉर्म में बदल रहा है। और इससे जो जलाए हैं तो कुछ जो कण है वाष्प यानी गैस से भी इसमें, यानी कि तीनों प्रकार का अवस्था पाया जाता है, ठोस द्रव गैस। दुकान में आप गए लाए इसको तो ठोस अवस्था में था, इसको जला दिए तो ये द्रव्य अवस्था में और गैस अवस्था तीनों में हो गया, तो इसी को कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। और एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि अवस्था में परिवर्तन क्या। तो जल, आप पानी जो है, पानी को अगर जमा दिया जाए तो वो ठोस अवस्था में हो जाता है। ऐसे पानी तो होता है लिक्विड फॉर्म में, और अगर उसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा तो वो जम जाएगा, तो वो हो जाएगा ठोस में, और उससे फिर द्रव्य भी बन जाता है। तो समझ गए होंगे कि अवस्था में परिवर्तन किसे कहते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि ताप में परिवर्तन। हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे कि ताप में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन हम लोग समझ गए हैं, रंग में परिवर्तन समझ गए, गैस की उत्पत्ति भी समझ गए, अवस्था में परिवर्तन समझ गए, और अब हम लोग समझेंगे ताप में परिवर्तन। तो ताप में जो परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन तो ये 2 प्रकार के होता है।
हाँ, तो ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। तो वो कौन सा है उसको हम एग्जाम्पल से एक समझते हैं। कली चूना आप लोग जानते होंगे, कली चूना जो घर में आता है पोताई करने के लिए, कली चूना। तो पहले तो आता है वह जो पूरा ठोस में होता है, तो उसमें जब पानी डालते हैं, उसमें जब पानी डालते हैं तो भाखरा चूना का रूप ले लेता है। उसको हिंदी में कहते हैं भाखरा चूना। तो भाखरा चूना बनता है तभी उसको घर में हम यूज कर सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे काली चूना को हम लोग CaO यानी इसका रासायनिक नाम हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में हम जल को मिलाएंगे, जल को H2O, जल को अगर मिलाते हैं तो बन जाता है क्या, अगर कली चूना में हम जल को मिलाएंगे तो भाखरा चूना बन जाता है। तो भाखरा चूना को हाँ, तो क्या हम लोग कह रहे थे कि जो कली चूना होता है उसमें अगर जल मिला दिया जाए, कली चूना में अगर जल, कली चूना इसको हिंदी इसका नाम लिखिएगा, कली चूना CaO, कली चूना, और इसको कहते हैं जल H2O। अगर कली चूना में अगर जल मिला दिया जाए तो ये बन जाता है भाखरा चूना। तो हो जाएगा CaOH के दी होल 2 प्लस उष्मा। तो ये जो अभिक्रिया कैसे करता है ये समझते हैं। आप दुकान से, जैसे आपका घर में पोताई हो रहा, तो आप दुकान से कली चूना खरीदने गए, तो उसको आप घर में लाइएगा तो सबसे पहले उसको उसमें आप पानी डालिएगा। तो उसमें ये जो कली चूना है इसमें आप पानी डाल दीजिएगा तो बन जाएगा भाखरा चूना, CaOH की होल 2। तो इसको कहते हैं भाखरा चूना। इसको कहते हैं भाखरा चूना। जो कली चूना है उसमें हम अगर जल डालते हैं तो बन जाता है भाखरा चूना। अब प्लस में उष्मा, तो उष्मा यानी कि ताप उष्मा यानी कि गर्म। आप अगर कली चूना में लाएं तो उसमें जल डालें तो देखते होंगे आप लोग कि बहुत गर्म हो जाता है और धाह भी फेंकने लगता है। अगर आप उस वक्त उसमें अगर आप हाथ डालिएगा तो आपका हाथ पूरा जल जाएगा। तो इससे आप समझ कि उसमें हीट है, कुछ गर्माहट है। पानी अगर डालते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो इसी को तो उष्मा कहते हैं, उष्मा यानी हीट। तो आप जो कली चूना लाए हैं उसमें जब जल डाल दिए तो फिर बन जाता है क्या, भाखरा चूना। तो भाखरा चूना बनने के पश्चात क्या होता है, गर्म हो जाता है वो, क्योंकि उसमें अगर आप हाथ डालिए तो जल भी जाएगा। तो ये उष्मा जो होता है, उष्मा जो निकलता है, भाप नहीं निकलते रहता, तो भाप जो निकलता है तो इसी को तो हम लोग समझ गए होंगे ताप में परिवर्तन हो रहा। क्योंकि वो आप लाए थे उस वक्त तो एकदम ठंडा था, उसमें आप पानी डाले तब वो गर्म हो गया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसी को कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया समझ होंगे। और एक और उदाहरण से हम लोग समझाते हैं कि क्या है। हाँ, तो अब दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ये एग्जाम्पल आप लोग समझ लेंगे, ये भी एग्जाम में पूछते रहता है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल, उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल समझिए, CaCO3, इसको कहते हैं चूना पत्थर। इसका और एक नाम है संगमरमर। और
तो इसका 2-3 नाम है। चूना पत्थर, जो चूना पत्थर होता है इसमें अगर ऊष्मा हम लोग देंगे, इसमें अगर ऊष्मा देंगे या इसको गर्म करेंगे, अगर हम इसमें ऊष्मा देंगे, ऊष्मा से अगर ये अभिक्रिया करें, अगर करवाएंगे इसमें से, तो ये जो 2 रूप में टूट जाएगा। तो पहला है CaO, काली चूना, CaO को कहते हैं काली चूना, और एक और है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 फॉर्म में टूट जा रहा है। हाँ, तो जो चूना पत्थर है इसको अगर आप लोग हीट करेंगे या इसमें ऊष्मा अगर देंगे, तो ये काली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ताप में परिवर्तन, इसमें भी ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो ताप में परिवर्तन का 2 उदाहरण था। पहला ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, दूसरा था, इसी को कहते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी। अगर ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी का परिभाषा पूछ देगा तो इसका परिभाषा भी हम लोग याद कर लेते हैं। तो पहला क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवक्षेपण हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवक्षेपण हो उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा है ऊष्मा शोषी। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा को अवशोषित करता हो, उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कहता है चैप्टर की ओर। तो इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो पूरा वीडियो देखिए बहुत अच्छा से।